चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 9th, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9th में लाइंस एंड एंगल्स एक नए वे में इंट्रोड्यूस होता है। लाइंस और एंगल को करने के लिए पहले इसके बेसिक क्लियर होने चाहिए आपको। जब तक इसके बेसिक क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये चैप्टर भी क्लियर नहीं होगा। पहले तो हमको एक दो लेक्चर, जितने भी आज का लेक्चर जो है वो सारा बेस पे क्लियर करना पड़ेगा। बेस क्या कहते हैं, तो बेस में कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहली बात आती है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट देखिए, कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेस क्वांटिटी, कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसका नाम पॉइंट। आप नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ इसके, जो आपके काम आएंगे। उसके बाद अगली देखिए, अगली क्या बात है, लाइन। लाइन किसको बोलेंगे? पहली बात तो जो 9th क्लास का बच्चा लिखता है वो लाइन को क्या लिखता है? वो लाइन को लिखता है इट हैज नो एंड्स। इसके कोई एंड नहीं होते, कोई ख़त्म नहीं होती कहीं भी लाइन जो है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोर इसको अच्छे से कंसेप्ट के वे में अगर हमको इसको अंडरस्टैंड करना हो, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक सही मैथमेटिशियन के टर्म में लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है। जब बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो लाइन बन जाती है, ठीक है बेटा। जैसे देखिए, ये एक लाइन है, इसका कोई एंड नहीं है, यहाँ भी बढ़ती रहेगी, यहाँ भी बढ़ती रहेगी, इस साइड भी इनफाइनाइट चलती रहेगी, इस साइड भी इनफाइनाइट चलती रहेगी। तो इसका कोई, तभी तो लिखते हैं इट हैज़ नो एंड्स, कोई एंड नहीं है लाइन के। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। सब पॉइंट्स से तो इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब के सब पॉइंट्स से तो इकट्ठे हैं। फिर इसके बाद एक और टर्म आती है जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेटा जी, लाइन के ऊपर ही एक डिफाइंड स्पेस होता है। लाइन का ही एक डिफाइंड हिस्से को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे मेरी बेटा एक, मान लिया ये है एक लाइन है, ये इसका डिफाइन हिस्सा कर दिया मैंने, इसको ए लिख दिया और इसको बी लिख दिया। तो ए से बी ये लाइन थी मेरी, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है ए से बी का, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसका नाम क्या होगा? लाइन सेगमेंट। ये कुछ बेसिक टर्म थी लाइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक टर्म और आती है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट आती है हमारे पास। क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? एक लाइन है बेटा जी, ये एक लाइन है, इस लाइन पे कलेक्शन कर लेना। किसकी कलेक्शन कर लेना? 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट की कलेक्शन कर लेना। कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों। कोलिनियर पॉइंट्स किनको बोलते हैं? एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स की कलेक्शन क्या कहलाएगी? कोलिनियर पॉइंट कहलाएगी। जैसे एक पॉइंट मैंने ये डिफाइन कर दिया, इस पे ए,
एक पॉइंट ये डिफाइन कर दिया बी, एक पॉइंट ये डिफाइन कर दिया सी। तो ये सब कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जब 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट को एक लाइन के ऊपर दिखा देते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी हर एक बातें। उसके बाद देखिए अगली बात, मैथमेटिक्स में बेस बनाने के लिए लाइन एंगल के लिए कौन सी जरूरी है? कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइन क्या होती हैं? जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक कॉमन पॉइंट रखती हों, जैसे बेटा ये एक लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, ये 3 लाइन हो गई, ये 4 लाइन हो गई, ऐसे एक ही कॉमन पॉइंट है सबका, तो ये सब लाइन कॉन्करेंट लाइन है। ये सब लाइन कॉन्करेंट लाइन्स है। ठीक है बेटा जी। जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक कॉमन पॉइंट्स में से पास हो जाए, कॉमन पॉइंट में से पास हो जाएं, उनको क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन। कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब एंगल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड 1-2 सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे करके बहुत मज़ा आने वाला है हमको लाइन और एंगल के चैप्टर में। इसको जिसको उतारना ठीक है, नहीं उतारना तो वीडियो भी आपको मिल ही जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जा रहा हूं इसमें, दैट इज एंगल। एंगल किसको बोलेंगे? व्हाट इज एंगल? देखिए दो लाइन के बीच में, ठीक है ना, 2 लाइन जो है हमारी, ये लाइन और ये लाइन, इसका नाम O रख दिया मैंने। जब 2 लाइन कॉमन पॉइंट रखें और एक दूसरे पे उस कॉमन पॉइंट पे इंक्लाइंड हों, तो उन 2 के लाइन के बीच में बनने वाली जो चीज़ होती है इसका नाम क्या होता है? एंगल होता है। 2 लाइन जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉमन वर्टेक्स। जब 2 लाइन का एक कॉमन वर्टेक्स हो, इस लाइन को जो ये है इसको रेफरेंस लाइन भी बोल देते हैं, इनिशियल लाइन भी बोल देते हैं। इनिशियल लाइन, इंक्लाइंड लाइन भी बोल देते हैं इसको। इनिशियल लाइन इंक्लाइंड लाइन के बीच में जब दोनों कॉमन वर्टेक्स रखें तो जो स्पेस बनता है दैट इज नोन एज एंगल, उसको एंगल बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एंगल क्या है? 2 लाइन जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है और उनका कॉमन वर्टेक्स है, तब वो बनाती हैं, उसका नाम क्या है? एंगल। एंगल के भी कई टाइप हैं, क्योंकि इनिशियल लाइन और जो इंक्लाइंड लाइन है वो कई जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती है, तो उसके इंक्लाइंड होने की वजह से अलग अलग टाइप के एंगल्स बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखिए, जब एक दूसरे के दोनों लाइन परपेंडिकुलर हों, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो जो बनने वाला एंगल है दोनों लाइन के बीच में वो एक राइट एंगल है। ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है हमेशा। क्या बेटा जी बात समझ में आ रही है? ये एंगल राइट एंगल हो गया। जब 2 लाइन के बीच में बनने वाला एंगल ये एंगल हो,
ये एंगल थीटा, थीटा बोलते हैं बेटा इसको, थीटा, दिस इज नोन एज थीटा, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री बोलते हैं इसको। ये जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है, 0 डिग्री से तो ज़्यादा है, लेकिन 90 डिग्री से कम है। तो ये जो एंगल बना 0 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, इस एंगल का नाम दिया गया है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। क्या नाम दिया गया इसका? एक्यूट एंगल। जब इन दो लाइन के बीच में एंगल बना ऐसे, ये O, ये थीटा, ये A और ये B, ये जो थीटा है बेटा जी ये 0 से तो बड़ा है, सॉरी 90 से तो बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। 90 से तो क्या है बड़ा, 180 डिग्री से क्या है छोटा। तो इस थीटा को बोलते हैं ओब्ट्यूज एंगल, ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल, ठीक है बेटा जी, ओब्ट्यूज एंगल इसको बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो। पहले हमने क्या देखा? एंगल कॉमन वर्टेक्स रखता हो, इनिशियल लाइन, इंक्लाइन लाइन भी, रिफ्लेक्स भी बोल देते हैं, इसका अलग अलग नाम रख रखा है, ठीक है। और ट्रांसवर्स लाइन भी रखा हुआ उसका नाम, वो तो अलग है, बुक के अकॉर्डिंग है, तो आप इंक्लाइन लाइन ही माने उसको। फिर राइट एंगल क्या है? इनिशियल लाइन और इंक्लाइन लाइन के बीच में बनने वाला एंगल। फिर हमने एक्यूट एंगल देखा जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा है। फिर हमने देखा ओब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बनने वाला एंगल है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल। एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो एंगल बनेगा, इस पर जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, और इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के एंगल पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का एंगल देखते हैं कौन सा है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट टाइप का जो एंगल है उसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जैसे ये A है, ये B है, ये कॉमन वर्टेक्स है, ये एंगल थीटा है। तो ये जो बाहर का एंगल है, दिस एंगल, दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल का नाम रिफ्लेक्स एंगल है। ये एंगल जो है 180 डिग्री से तो हमेशा बड़ा ही होगा, लेकिन 360 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। तो यानी कि बाहर जब भी बना होगा और इस लाइन से थोड़ा सा भी ऊपर होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। इसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे भी बना दूं बेटा जी, बिल्कुल ऐसे भी बना दूं, ये जो बाहर एंगल बन गया ये भी मेरा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। क्योंकि 180 से बड़ा है, 360 अभी पूरा नहीं हुआ। 360 तो तभी पूरा होगा ना जब पूरा मिल जाएगा। ऐसे होता है, देखो बेटा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री।
जब हमने आर को रखा और ऐसे इस पे कर दिया प्रकार को रख करके, ठीक है ना, इसको पूरे को घुमा दिया, जब पूरा चक्कर उसने काट दिया वो एंगल जो बन गया दैट इज 360 डिग्री और दोबारा फिर से वही एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ वो पूरा नहीं हुआ अभी भी, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से तो बड़ा है, 360 से छोटा है। फिर इसको देखिए बेटा जी, बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में इसको लेकर के, ये एंगल जैसे यहाँ पे बन गया है, अब इससे तो ऊपर है चाहे थोड़ा ही हो, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिला लीजिए एक बार। यहाँ पे जो एंगल बना ये O है, ये A है और ये B है, ये जो एंगल बना, अब भी इस लाइन से तो ऊपर 180 से तो अभी भी बड़ा है, स्ट्रेट लाइन पे बनेगा 180, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। मुझे उम्मीद है आपको हर बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से एक एक कंसेप्ट को आप लेकर के चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बेस बनने में, जैसे ही बेस बन जाएगा फिर एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं रहेगा, आराम से हर क्वेश्चन होगा हमारा। अब 2 टाइप हो रहेगी एंगल की, उसके बाद उनसे रिलेटेड हम सम करेंगे और सवाल करेंगे लगा लो एक किस्म के, ठीक है। तो देखिए वो 2 टाइप कौन कौन सी टाइप रहेगी है। फर्स्ट टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। समझिए बेटा बात, अब राइट एंगल की वैल्यू भी 90 डिग्री होती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री से कैसे डिफरेंट है वो, उसमें एक ही एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यहाँ पे सम ऑफ 2 एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब उनको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे बेटा देखो, एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री 90 डिग्री अगर होंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर एक भी का x एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस y एंगल कर देंगे, x का कॉम्प्लीमेंट्री निकल गया। y का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकल सकता है ऐसे ही, 90 डिग्री माइनस x एंगल, ये y का कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी सवाल भी आया हुआ था कि ये एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, इसका सप्लीमेंट्री निकालिए, क्या आएगा। तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ऐसे ही बेटा एक और एंगल होता है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, ठीक है बेटा। स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना आप, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। देखिए इसमें भी 2 एंगल थे, इसमें भी 2 ही एंगल का सम होगा। जब एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री के बराबर होंगे तो उन एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। सप्लीमेंट्री में और स्ट्रेट एंगल में यही डिफरेंट है। स्ट्रेट एंगल भी 180 का होता है लेकिन वो अकेला होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या है बेटा जी, है तो 180 ही लेकिन 2 अलग अलग एंगल हैं। ये एंगल A है, ये एंगल क्या है, B। एंगल A प्लस B मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है बेटा जी, मुझे उम्मीद है आपका ये सारा का सारा बेस आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं कुछ सवाल देता हूँ कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से। कंप्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण भी कहते हैं, पूरक हिंदी में। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी की, लेकिन कोई ऐसे पूछ ले। सप्लीमेंट्री को संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक।
ठीक है, पूरक और समपूरक कोण भी इनको कहा जाता है। याद रखिए इनका सम 90 है, इनका सम 180 है। अगर ए का सप्लीमेंट्री निकालना हो तो क्या करेंगे, एंगल ए 180 डिग्री माइनस एंगल बी। ये एंगल ए का सप्लीमेंट्री निकलाया। एंगल बी का सप्लीमेंट्री निकालना हो वैसे ही एंगल बी का सप्लीमेंट्री निकलाएगा, 180 डिग्री माइनस ए कर देंगे। ठीक है बेटा जी। अब मैं कुछ सवाल करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड, उतार लीजिए अगर किसी ने उतारने इसको, तो अब सवाल करेंगे। देखिए बेटा, इफ एंगल ए is 45 degree, find its complementary। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, फर्स्ट सवाल है ये। सेकंड सवाल देखिए, इफ एनी एंगल is 4 times of its complementary angle, find angle। थर्ड क्वेश्चन, इफ 11x plus 57 and 5x plus 43, 9x plus 43 are supplementary of each other, find x। find x करिए। ये 3 टाइप के सवाल हैं, करिए फिर मैं करवाता हूँ, करिए फिर मैं करवाऊँगा आपको। देखिए फर्स्ट टाइप को देखिए, एक बार देख लीजिए, फिर इन्हीं में मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, फिर आप करना। एंगल ए दे दिया 45 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 डिग्री माइनस ए ही तो होगा। अगर एंगल ए कोई दीर्घ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री माइनस ए ही होगा। तो क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। 45 दीर्घ है तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या आ गया बेटा, 45 डिग्री ही आंसर आ गया। वैसे भी 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तभी होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री हो। तो एक 45 दे दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नेचुरल सी बात है 90 माइनस 45, 45 ही निकलेगा। ठीक है बेटा जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, इफ एनी एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड एंगल। कोई भी एंगल है थीटा बेटा, ये 4 टाइम्स है इसी थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री का। इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा ये कितना हो गया बेटा जी, 360 डिग्री, ये 4 थीटा हो गया।
4 थीटा इधर माइनस का, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो गया 5 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा बेटा जी 5 डिवाइड चला जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री। इसी पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन गए और एमसीक्यू में ऐसे ही आएंगे। एनसीईआरटी ने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, एनसीईआरटी की मर्जी वो कैसा भी क्वेश्चन डाले। और कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या नई टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला आपको? नई टाइप का क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद देखिए, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं क्वेश्चन पे बन सकता, कोई थ्योरम नहीं पूछेगा अब आपसे। थ्योरम के डायरेक्ट रिजल्ट तो पूछे जा सकते हैं, एज सच कोई थ्योरम नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ 11x प्लस 57 एंड 9x प्लस 43 आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, फाइंड x। दोनों सप्लीमेंट्री हैं और हमको पता है ये एंगल अगर a है तो ये एंगल क्या हो जाएगा p, और सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 11x प्लस 57 प्लस 9x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जोड़ा बेटा जी, ये 20x हो गया। इसको भी जोड़ा इसमें प्लस, ये 100 हो गया, 180 डिग्री आ गया। उधर कितना आ गया 180 डिग्री। ये इतना है, ये डिग्री है सॉरी। तो 20x उधर जाएंगे तो 80 डिग्री हो गया। x कितना आ गया 4 डिग्री आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 4 डिग्री आ गई। रख के भी देख लो, ये इनका सम करके 180 ही आना चाहिए। ये 44 प्लस 36 80 हो गया कि नहीं हो गया बेटा? 100 था ही, तो ये प्रूव हो गया। ये नई टाइप के सवाल थे जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब आप कर लेंगे। अब मैं आपको और दूंगा सवाल, ठीक है, वो आपने करने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। अब मैं और देखते हैं, करेंगे आगे।